हम बात करेंगे स्पीच डिले एंड ऑटिज्म में कौन से टेस्ट ज़रूरी है और कौन से टेस्ट करने चाहिए। पहली बात, मैं आपको बहुत क्लियर कट बात बताना चाहूँगा कि स्पीच डिले और ऑटिज्म का डायग्नोसिस कोई टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है सिम्पटम्स पे और बिहेवियर पे, जिसके लिए मुझे बच्चे को ऑब्जर्व करना है या बच्चे के वीडियोस देखने हैं और इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं कि बच्चा आपका किस चीज़ में कम है और किस चीज़ में पीछे है, और इसके हिसाब से स्पीच डिले और ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनाते हैं। तो डायग्नोसिस सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे बेस्ड है और कोई टेस्ट ज़रूरी नहीं है। तो टेस्टिंग जो होती है ऑटिज्म और स्पीच डिले के डायग्नोसिस के लिए, बहुत सी तरह की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जिसमें बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं जो पेरेंट्स से पूछते हैं, जिसमें कभी-कभार बच्चे को देखना पड़ता है, कभी-कभार बच्चे को नहीं देखना पड़ता है। वो सब पेरेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें हम ईसा मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटिज्म की एक स्केल है। दूसरा होता है कार्स टेस्ट, मतलब चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल्स होती है। तीसरा होता है डेवलपमेंटल टेस्ट, मतलब होता है डेवलपमेंटल प्रोफाइल टेस्ट होता है। चौथा रहता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग होता है, और इस तरह के बिहेवियरल टेस्टिंग होते हैं, जिसके बेसिस पे हम बच्चे को कुछ नंबर देते हैं और आपको बोलते हैं कि ऑटिज्म है या नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, चाहे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई भी डायग्नोसिस बोले, इसका ट्रीटमेंट सेम है। चाहे स्पीच डिले हो या ऑटिज्म हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। दोनों में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एबीए थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दोनों बच्चों को लगने वाली है। तो इस चीज़ का टेंशन मत लो। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको मेडिकल टेस्ट कौन से करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि ऑटिज्म को कोई टेस्ट नहीं करना है। अब मेडिकल टेस्ट क्यों करना है, मैं आपको इस पॉइंट पे बहुत सिंपल चीज़ बताऊँगा। हमेशा याद रखो कि बच्चे का माइंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे। तो हम जो टेस्ट करते हैं वो है न्यूट्रिशनल टेस्ट। न्यूट्रिशनल टेस्ट मतलब जिसमें हम चेक करते हैं बच्चे का हीमोग्लोबिन, कंप्लीट ब्लड काउंट, कैल्शियम लेवल्स, फॉस्फेट लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स एंड बी12 लेवल्स। ये सारी चीज़ें ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। हमारा काम क्या है, बच्चे की कमियां ढूंढो, कोई न्यूट्रिशन की कमी हो उस तरह के मल्टीविटामिन दो, हाई डोज में दो, जिससे बच्चे के माइंड में विकास में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत सिंपल टेस्ट है, डेफिनेटली सारे पेरेंट्स ने करने चाहिए। इसके अलावा बहुत से बच्चों को थायराइड की डेफिशिएंसीज रह वीट एलर्जी की टेस्टिंग होती है, कुछ और एलर्जी की टेस्टिंग रहती है जो वन टू वन डिस्कशन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि करना है या नहीं करना है। तो सेकंड लेवल टेस्ट मैंने आपको बताया, थायराइड टेस्ट और वीट एलर्जी के टेस्ट। नंबर थर्ड टेस्ट होता है ब्रेन रिलेटेड टेस्ट। ब्रेन रिलेटेड टेस्ट एक होता है ईईजी टेस्ट, मतलब ब्रेन वेव का टेस्ट, जो कि ईसीजी की तरह टेस्ट है जो हम ब्रेन का करते हैं। वो डेफिनेटली करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कभी कभार साइलेंट सीजर्स चल रहे रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट और स्पीच में फर्क पड़ रहा है। अब इसमें पेरेंट्स फिर से डिबेट करेंगे कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट उछल कूद है तो उसके ब्रेन में दिक्कत कैसे रह सकती है। लेकिन कभी कभार कुछ बच्चों में स्पीच डिले साइलेंट सीजर्स की वजह से रह सकता है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। नंबर थर्ड टेस्ट रहता है हियरिंग का टेस्ट, मतलब सुनने का टेस्ट होता है। अब सुनने के दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जो टेक्निकली करते हैं ओएई से, ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस, जो मोस्टली है, और एक रहता है बेरा टेस्ट। हमेशा याद रखो, ओई टेस्ट नॉर्मल रह सकता है, बेरा टेस्ट एबनॉर्मल रह सकता है। बेरा टेस्ट होता है ब्रेन स्टेम इवोक्ड ऑडियोमेट्री, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्यूटराइज टेक्निक से बच्चे का हियरिंग टेस्ट करते हैं। अब पेरेंट्स का फिर से हमेशा डाउट रहेगा, हमारा बच्चा बहुत अच्छा सुनता है, अगर उसको टीवी सुना हो तो सुनता है, मोबाइल सुना हो तो सुनता है, तुरंत दौड़ा-दौड़ा भाग जाता है, तो उसको सुनने की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी-कभार माइनर हियरिंग लॉस होता है, जिसकी वजह से बच्चे मोबाइल, टीवी तो ज़ोर की आवाज़ में सुन लेंगे बट हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो इसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ हियरिंग लॉस, जिसमें जो ये टेस्टों के ज़रिए ही पिकअप हो सकता है। ये टेस्ट ब्लड टेस्ट, ईजी टेस्ट और हियरिंग टेस्ट डेफिनिटली सारे बच्चों के होने चाहिए। अब नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है ब्रेन स्कैन्स। ब्रेन स्कैन्स मतलब सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, पेट स्कैन्स और इस तरह के बहुत सारे स्कैन्स होते हैं। ये स्कैन्स करते हैं चेक करने के लिए कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मतलब ब्रेन की बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बहुत ही सिंपल टेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है इन टेस्टों के लिए, ब्रेन इन टेस्टों के लिए बच्चों को सुलाना पड़ता है, नींद की दवाई देनी पड़ती है। सीटी स्कैन में ब्रेन का रेडिएशन होता है, एमआरआई स्कैन में कोई रेडिएशन नहीं होता है। अब ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि ये स्कैन्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स तो ब्रेन स्कैन्स कब 100% करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे का हेड साइज छोटा है या बड़ा है तो आपके डॉक्टर साइज मेजर करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर आपके बच्चे का फिट्स की प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली करना है। अगर आपके बच्चों के शरीर पे व्हाइट व्हाइट धब्बे, कुछ क्या न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स, लाल लाल धब्बे, इस तरह के मार्कर्स हो, किसी का फैमिली हिस्ट्री हो कि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं लेट बोल रहे हैं, 2 बच्चे हैं फिट्स की प्रॉब्लम्स है, 2 बच्चे हैं डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स है, या चाचा
ताऊ, मामा या कजिन्स के बच्चों को प्रॉब्लम्स है, किसी बच्चे की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई हो, ये रिश्तेदारी में हुई हो, इंडिकेशन है जब आपने डेफिनेटली ये ब्रेन स्कैन्स करने हैं। बाकी सिचुएशंस में न्यूरोलॉजिस्ट का डिफरेंट अप्रोच है, साइकियाट्रिस्ट का डिफरेंट अप्रोच है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का डिफरेंट अप्रोच है। तो नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है मेटाबॉलिक टेस्टिंग। मेटाबॉलिक टेस्टिंग मतलब होता है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की मेटाबॉलिज्म जब ब्रेक डाउन होता है तो कभी कभी कोई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है। कभी कभार इन दिक्कतों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। अमोनिया लैक्टेट, टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, गैस क्रोमैटोग्राफी, इस तरह के उल्टे से डिस्कस किया। ब्लड टेस्टिंग नंबर 1, यूरिन टेस्टिंग नंबर 2, ईईजी टेस्टिंग नंबर 3, नंबर 4 है ब्रेन स्कैन्स नंबर 4, नंबर 5 है मेटाबॉलिक टेस्टिंग और नंबर 6 लास्ट में आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग करनी है नहीं करनी है, बहुत फिर से एक डिबेटेबल इशू है। अब पहली बात, पेरेंट्स मानते ही नहीं कि बच्चे में प्रॉब्लम है। हमारे परिवार में तो किसी को है ही नहीं, जेनेटिक्स में किसी को है ही नहीं, तो जेनेटिक तो बीमारी हमारे इसमें है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक बीमारियां मतलब हर एक जनरेशन में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं जिसको बोलते हैं म्यूटेशंस। उसकी वजह से जेनेटिक बीमारियां होती है। तो परिवार में ज़रूरी नहीं है कि किसी को हो। अब जेनेटिक टेस्टिंग बहुत कॉस्टली रहता है, ये बात आप याद रखो। इसमें बहुत अलग अलग तरह के टेस्टिंग होते हैं। फर्स्ट लेवल टेस्टिंग होता है कैरियोटाइपिंग, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट है। टेस्ट सिर्फ ब्लड टेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट तो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है, लेकिन टेस्टिंग कॉस्टली है। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट है कैरियोटाइपिंग होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रेजाइल एक्स म्यूटेशंस जो कि लड़कों में करना रहता है। MECP2 म्यूटेशंस जो लड़कियों में करना रहता है। करना है नहीं करना है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिएगा। ये टेस्ट होल एक्सोम टेस्टिंग, होल जीनोम टेस्टिंग, क्रोमोसोमल माइक्रो आरए, ये तीनों टेस्टिंग कॉस्टली है। ये टेस्टिंग पहले बच्चों में करनी पड़ती है, फिर पेरेंट्स में करनी पड़ती है। टेस्टिंग ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार रुपए के आसपास पहुंच जाता है। इंडियन लेबोरेटरीज जो जर्मनी और यूएसए में है, उनकी कॉस्टिंग 30 to 50,000 पहुंच जाती है। तो ये टेस्ट जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखो। ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ रहता है कारण फाइंड आउट करने के लिए। खास तौर पे इसका फायदा तब होता है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगले बच्चे को दिक्कत आएगी नहीं आएगी, या एपिलेप्सी या कुछ और सिचुएशंस है जिसमें हमें टेस्ट डेफिनेटली करने पड़ते हैं। तो ये टेस्ट के लिए आप डिस्कस कर लीजिए। काफ़ी बार हमें पेरेंट्स का भी टेस्टिंग करना पड़ता है लेवल 2 में, मतलब फर्स्ट लेवल जेनेटिक टेस्टिंग के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है पेरेंट्स में भी टेस्टिंग करना पड़ता है। इन सब का फायदा क्या है? नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि ये प्रॉब्लम्स आपके नेक्स्ट बच्चे को आए। तो सबसे पहले सारे टेस्टिंग कर लेना है। सेम टेस्टिंग प्रेगनेंसी में, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सेकंड थर्ड मंथ, मतलब 10-11 हफ्ते पे डेफिनेट स्टार्ट होती है और उसकी रिपोर्ट्स 3-4 हफ्ते में आ जाती है। अगर बच्चे में सेम प्रॉब्लम्स आती है तो अबॉर्शन सजेस्ट करना पड़ता है। दो, ये सब टेस्टिंग करने के बाद कारण फाइंड आउट करने के चांसेस सिर्फ 10 से 20% होते हैं। तो खर्चे बहुत होते हैं। जो आपको मैंने फर्स्ट लेवल ब्लड टेस्टिंग बताई, उसका खर्चा लगभग 3 से 5 हज़ार पहुँचता है। ईजी और यूरिन टेस्टिंग का खर्चा 3 से 5 हज़ार पहुँचता है। ब्रेन स्कैन्स का खर्चा 3 से 5 हज़ार पहुँचता है। मेटाबॉलिक टेस्टिंग का खर्चा अगेन 5-6 हज़ार तक पहुँच जाता है। और जेनेटिक टेस्टिंग का खर्चा तो 5,000 से शुरू होता है, फिर 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 70, 80 हज़ार तक पहुँच जाता है। तो जेनेटिक टेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऑटिज़्म का ट्रीटमेंट में 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स और एक होता है ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स। डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट से ट्रीटमेंट पर डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स में 6 तरह का ट्रीटमेंट्स होता है। एक आता है मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, इस तरह के बेसिक सप्लीमेंट्स रहते हैं। फिर आते हैं कुछ और सप्लीमेंट जिसमें आते हैं ओमेगा 3, कार्नोसिन, हाइपर एक्टिविटी के मेडिसिन, कोई कोई बच्चों को हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन देनी पड़ती है। और डिफरेंट तरह के थेरेपीज, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, वेस्टिबुलर थेरेपी, प्रोप्रियोसेप्टिव थेरेपी एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऐसे तरह के 6-7 तरह के थेरेपीज होते हैं। तो आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स ऑटिज्म और स्पीच बिहेवियर टेस्ट